हेलो एंड वेलकम टू योर ओन ब्यूटीफुल सा चैनल साइंस यात्रा। तो वेलकम बच्चों, वेलकम वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। अपना आपका खुद का चैनल है। जब मर्जी आओ, जब मर्जी वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व्यूज दो, जो मर्जी करो, आपका अपना चैनल है। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन हमने पिछली बार ही पढ़ा था क्या होता है। ये प्रोटेक्ट करता है सेल को और इसके फंक्शंस भी हमने पढ़े थे। जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों प्लांट सेल में एज वेल एज एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट रहेगी। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस और स्टार्ट करेंगे अपना सेल ऑर्गेनेलिज। तो निकाल लो कॉपी पेन, बनाते हैं नोट्स, शुरू करो। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या आपके केमिस्ट्री में भी आएगा डिफ्यूजन, बट वहां पे डेफिनेशन अलग है, यहाँ पे डेफिनेशन अलग है। अच्छा, डिफ्यूजन हम अभी डेफिनेशन लिखेंगे, पहले इसका फील समझेंगे। डिफ्यूजन का फील क्या है, इसका मतलब क्या है। डिफ्यूजन का मतलब है कि अगर कोई चीज आपके पास ज्यादा है तो आप उसको किसी को डोनेट करते हो, उसी हिसाब से। चलो ये तो हमारा फिजिकल हो गया तरीका। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ परफ्यूम का। फॉर एग्जाम्पल, रूम के इस कॉर्नर में मैंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा स्प्रे कर दिया। फिर एक पर्सन खड़ा है मेरे से 200 मीटर दूर, उसको भी ये स्मेल आ जाएगी। क्यों आएगी? आएगी। ये होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस दिस स्पेस टू दैट स्पेस। ठीक है, तो हम अभी दिस स्पेस दैट स्पेस बोल रहे हैं। इन वर्ड्स को हम चेंज करेंगे फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब होती है मात्रा, उसकी अमाउंट कितनी है। हर एक चीज ज्यादा से कम की तरफ ही मूव करती है। ठीक है, एक अमीर है तो एक गरीब है, अमीर ही गरीब को दान देता है, गरीब अमीर को दान नहीं देता। ठीक है, मीन्स देता है बट ऐसे नहीं। ऐसे आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ कि करते हैं। आप डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसकी। डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from higher concentration to the lower concentration। ठीक है, पार्टिकल्स की मूवमेंट, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, उनकी मूवमेंट कहीं से फ्रॉम अ हायर कंसेंट्रेशन, हायर अमाउंट में अगर जहाँ पे वो प्रेजेंट है और वो लोअर अमाउंट में मूव कर रहा है। ठीक है, अब वहां तो परफ्यूम की अमाउंट कम थी ही नहीं मतलब। तो हायर कंसेंट्रेशन से कहाँ मूव कर रहा है? लोअर कंसेंट्रेशन पे, क्योंकि उसकी मात्रा वहां पे कम थी। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर डिफ्यूजन ना होता शायद हम भी जीवित ना होते। ये भी मैं बताता हूँ कैसे। हमारे लंग्स में हमारे लंग्स में एल्वियोलाई नाम की एक चीज होती है। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, छोटी छोटी सी ना बैलून टाइप, सैक टाइप चीजें होती हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं होती, इसके अंदर होती है। तो वो कुछ ऐसी सी दिखती है, ऐसी सी। इसमें हवा भर जाती है, फिर हवा कम, हवा भर जाती है, फिर कम, हवा भर जाती है, कम, ऐसे करके होती है। तो इसके आसपास वो प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स, ऐसे। इसके आसपास जैसे हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हुई होती हैं, तो हम इनहेल क्या कर रहे हैं? हम एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस ले रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं हो रहा हमारी बॉडी से सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक बारी में हम छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो ये कैसे पॉसिबल है, अब बताता हूँ मैं आपको। बाहर से हमने क्या ली? ऑक्सीजन ली।
इसका मतलब हमारी एल्वेओलाई में ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, एज़ कंपेयर टू दिस ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल तो हमारी बॉडी से क्या लेके आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ रही है। ऑक्सीजन जो है हमारे ऊपर प्रेजेंट है, मींस ऊपर मींस एल्वेओलाई में प्रेजेंट है, बट इसमें क्या प्रेजेंस है? CO2। लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, ब्लड वेसल में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, बट इसमें CO2 की कंसंट्रेशन कम, इसमें O2 की कंसंट्रेशन कम। ध्यान से फिर से समझो कि जो ये एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई वो जो हवा जिसमें भरती है हमारे लंग्स में, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा। क्या है? बहुत ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम, क्योंकि हम इनहेल तो नहीं कर रहे ना, चल कर भी रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पर उसमें भी एटमॉस्फेयर में अमाउंट कितनी है? 0.01% है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट, तो इनहेल कर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा। अच्छा, ब्लड वेसल की बात करें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे पूरी बॉडी से लेके आ रही है वो। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम है। किसमें? ब्लड वेसल में। अब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, वो लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ये कहां मूव कर देगा? ब्लड वेसल में मूव कर देगा, क्योंकि ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। अच्छा जी, ठीक है। अंदर अब क्या हमारे रक्त में दौड़ रहा है? रक्त मीन्स खून। खून में हमारे क्या दौड़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दौड़ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम कहते हैं, दौड़ रहा है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो क्या कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा से कहाँ मूव कर देगा? बहुत कम की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम, यहाँ पे ज्यादा। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ऐसे ही हम सांस ले पा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस अक्कर हो पा रही है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, समझ आना चाहिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस सेल का होता है कि डिफ्यूजन कहाँ कहाँ हमें हेल्प करता है। तो अगर ये सेल पड़ा है, सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। सेल की डिमांड है हमें ऑक्सीजन दो। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आके सारे सेल में सप्लाई करनी है हमने, ठीक है। अंदर इसके कार्बन डाइऑक्साइड रेडी पड़ी है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती क्या है? जब भी हमारी बॉडी में कोई भी चीज काम करेगी तो वो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, ठीक है। अंदर ये बन रही है कोई ना कोई चीज, सेल फंक्शन कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बनेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई? सेल में रिलीज हुई। और बाहर क्या पड़ी है? दरवाजे पे क्या आया है? ऑक्सीजन आई है। सेल क्या करेगा? सेल के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है कम है? अंदर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा। अंदर क्योंकि बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा। और इसकी बाहर कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम। अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम। CO2 की बाहर क्या है? बहुत कम। ठीक है, प्रैक्टिकली सोच के देखो कि जो चीज हमारे अंदर बन रही है वो तो ज्यादा ही बनेगी। जो चीज हमारे अंदर बन रही है वो बहुत ज्यादा बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और हमारी बॉडी से हमारी बॉडी जो है वो क्या इनहेल कर रही है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आई, गेट पे आई, इसके खड़खड़ा रही है गेट, कहता ऑक्सीजन भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी, सेल मेम्ब्रेन खोलो इसको, हमने अंदर जाना है। क्यों जाना है अंदर भाई? कहता हमने डिफ्यूजन करनी है। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि जो बाहर पार्टिकल पड़ा है वो बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में है, और अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? बहुत कम है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? प्रोसेस करने के लिए चाहिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स या फिर मोलिक्यूल्स बनाने के लिए चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। ऑक्सीजन का तो हमारा बहुत बड़ा रोल है। तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर कंसंट्रेशन कम, तो ऑक्सीजन कहेगी मेरे को डिफ्यूजन करने दो, ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहती तू अंदर आई है तो मेरी भी अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहती मैं भी बाहर जाके दिखाऊंगी। तो सेल ने कहा तू कैसे जाएगी भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहती जैसी तुम्हारी अम्मा ऑक्सीजन की आई है बाहर, वैसी मैं बाहर चली जाऊंगी।
ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा, बाहर क्या है, कम। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूव कर देगी, फिर वो मूव करके कहाँ जाएगी, इस ब्लड वेसल में, और यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज फिर हो जाएगा, फिर वो आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है गैसियस एक्सचेंज इन द सेल। इसको मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ आपको। लिखो, लिखो। मूवमेंट ऑफ गैसेस इन और आउट ऑफ द सेल, ये किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का एग्जांपल बनेगा। तो मूवमेंट ऑफ गैसेस इन और आउट ऑफ द सेल, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, द concentration of CO2 inside the cell is more as compared to outside of cell। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, the concentration of O2 outside the cell is more as compared to inside the cell। एक एक लाइन का मतलब बनता है as compared to inside of cell। तो फर्स्ट लाइन का क्या मतलब बनता है, जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा। हमारे सेल ने काम किया, दिन रात एक करके काम किया, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा है। और द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन तो बाहर से आई है, हमने श्वास जब ली, इनहेल किया, तो ऑक्सीजन तो अंदर तब आई है। तो आउटसाइड द सेल ऑक्सीजन क्या है, मोर। इनसाइड द सेल क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। आउटसाइड द सेल क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो जो ज्यादा है वो कम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो थर्ड पॉइंट, द CO2 will start moving outside the cell by the help of a process known as डिफ्यूजन। जिस प्रोसेस का नाम क्या था, डिफ्यूजन था। तो करो नोट इसको। और वाइस वर्सा मींस द ओ, ये CO2 का लिखा है मैंने, अच्छा ऑक्सीजन का कैसे बनेगा, पहले मैं देखूं, जगह बची है नीचे। हाँ जी, बहुत ही जगह है। फोर्थ पॉइंट, द ऑक्सीजन विल स्टार्ट मूविंग inside the cell with the help of
A process, with the help of a process known as डिफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इनसाइड और कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन क्या है, बाहर ज्यादा है सेल के। तो सेल विल स्टार्ट मूविंग आउट, सॉरी द CO2 विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड द सेल। तो जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा, सेल की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ओ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर, तो बाहर मूव करेगी। ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, वो अंदर मूव करेगी सेल के। तो ऐसे ही हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस काम आता है हमें। अगर गैसियस एक्सचेंज ना होगी, एक और मैं फैक्ट की बात आपको बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज द पॉइजनस गैस फॉर अ ह्यूमन बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली है हमारे लिए, इसलिए कईयों को देखा होगा सांस घोट के मरते हैं लोग। सांस घोट के कैसे मर सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे अंदर ही रहेगी, हमने ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं करी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहेगी, काम तमाम। इसीलिए हमें गैसियस एक्सचेंज की जरूरत है। और जब तक ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं एंटर करेगी तब तक फूड जो हमने खाया है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी और रिलीज ऑफ एनर्जी नहीं होगा। वो हम आगे आने वाले ऑर्गेनलिज्म में पढ़ेंगे कौन कौन कैसे कैसे रिलीज करता है, क्या क्या। तो इसके बाद अच्छा से एक और टॉपिक शुरू करेंगे, ऑस्मोसिस का। नोट डाउन कर लो जल्दी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की मोहब्बत। ऑस्मोसिस। ओस्मोसिस नाम ही मोमोज जैसा है यार, ओस्मोसिस, ऐसा लग रहा है कोई मोमोस की कंपनी खोली है। नहीं तो ओस्मोसिस क्या है, ये भी पार्टिकल्स की मूवमेंट है, पर बच्चों को ये याद नहीं होता। मैंने ऑफलाइन कोचिंग में जैसे पढ़ाया तो मैं कई बार देखता था कि कई बच्चे कहीं और से पढ़ के आए होते हैं या फिर स्कूल से पढ़ते हैं या कहीं से भी अपनी नॉलेज गेन करते हैं, तो उनको ओस्मोसिस में बहुत दिक्कत आती है कि डिफ्यूजन तो ठीक है हो गया, बट ये ओस्मोसिस क्या चीज़ है। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ओस्मोसिस के बारे में। तो लिखो, द मूवमेंट ऑफ water molecules from a higher concentration to lower concentration through a through a semi permeable through a semi permeable membrane। हाँ जी, तो एक चीज आपने नोट तो जरूर करी होगी कि मैंने कुछ वर्ड्स को क्या किया है, कैपिटल में लिखा है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो सबसे बड़ा इसमें जो सच छुपा है ऑस्मोसिस का वो है वाटर मॉलिक्यूल। कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करेगा ऑस्मोसिस में, सिर्फ और सिर्फ पानी के कुछ तत्व मूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये डिफ्यूजन वाला ही आ गया। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, की सेमी परमिएबल छोटी छोटी छेद वाली एक मेम्ब्रेन होगी।
ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये दो पॉइंट ही दिमाग में माइंड में रखने हैं कि सिर्फ ऑस्मोसिस में सिर्फ किसकी मूवमेंट होगी, वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी, और इनके बीच में इनकी लाइन बनेगी कौन सी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल, छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, फुल है ये टैंक, और ये टैंक खाली है। मीन्स यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं रखा, बीच में मैंने डाल दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मीन्स छेद वाली, होल्स वाली मेम्ब्रेन है ये। तो यहाँ पे बिल्कुल ही कम है वाटर की कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ किसकी मूवमेंट करवा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल की। धीरे धीरे पानी क्या होगा, यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा। कर गया स्टार्ट। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो बीच में मेम्ब्रेन दिख रही है ये कौन सी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसका भी एग्जांपल बहुत अच्छा बनता है। जो आपके प्लांट्स की रूट्स हैं, ये प्लांट्स की रूट्स हैं, तो ये जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, इनमें पानी कैसे भरता है वो मैं सिखाऊंगा आज आपको। अगर मैं एक रूट को क्या करूं, जूम इन करूं, तो मेरे को इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये रूट है, जैसे मैंने ये रूट है, इसको मैंने जूम इन किया तो मेरे को इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखा, ऐसा कुछ दिखा। क्या आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रही है, क्या आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रही है। ठीक है, होल्स वाली मेम्ब्रेन, थोड़े थोड़े होल्स होंगे जिसमें प्रेजेंट। तो जैसे ही मैंने इसको पानी दिया, जैसे ही पानी दिया, तो बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। बट प्लांट बेचारा सूखा पड़ा था, इसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा लो है। फिर से वही करवा दो, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, ये सारी मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, छेद वाली है, होल्स वाली मेम्ब्रेन है ये। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेशन समझ आई होगी, एग्जांपल समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे आप सोच रहे हो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है यार, सेल चैप्टर है यार, तो कुछ और क्यों नहीं आ रहा, सॉल्यूशन आ गया। तो थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, ये भी बच्चों के ऊपर से जाता है, सॉल्यूशन टॉपिक भी कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन कितने टाइप के, 1 2 एंड 3। नंबर 1, आइसोटोनिक। नंबर 2, हाइपरटोनिक। नंबर 3, हाइपोटोनिक।
नंबर 1 आइसोटोनिक, नंबर 2 हाइपरटोनिक एंड नंबर 3 हाइपोटोनिक। है तो इजी टॉपिक, बट अपना दिमाग लगा के समझे ना, आराम से समझना, समझ आ जाएगा। जहां भी आपको साइंस में आइसो दिखाई दे दे, आइसो का मतलब होता है सेम। कि फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया हमने ऐसा, जिसमें हमने एक सेल को डाला, थोड़े टाइम के बाद हमने देखा वो सेल वैसे का वैसा ही है, ना पानी अंदर गया ना पानी बाहर आया, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कह देंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मैं डेफिनेशन इनके साथ साथ लिख देता हूँ, ये डायग्राम हम नीचे बना देंगे। Isotonic solution, the concentration of water molecule is same outside as well as inside the cell। इसीलिए सेल ना श्रिंक किया, इसीलिए ना सेल ना स्वेल किया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ये देखो, हाइपर, आप जब हाइपर होते हो आपको ये लगता है कि अ, मेरे से बड़ा आदमी कोई भी नहीं है, मेरे जितना गुस्सा वो कर ही नहीं सकता, बट एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, आपकी जो नर्व्स है उसको क्या कर रहा है, सिकुड़ा रहा है, मतलब उसको श्रिंक करवा रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सेल क्या करेगा, श्रिंक कर देगा। तो इसमें लिखो, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स the concentration of water molecule more is more inside the cell as compared to as compared to inside the cell, hence the cell will shrink। ये भी मैं बताऊंगा विद द डायग्राम कि कैसे सेल श्रिंक करता है। इसके बाद हाइपो, 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 हाइपो में क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा सेल, हाइपो दिया हुआ है जैसे। द कंसंट्रेशन, थोड़ा पानी पिला दे मार्कर को भी, बहुत काम किया है इसने भी। आप भी पानी पीते रहो बीच बीच में, जो पढ़ने वाले बच्चे होते ज्यादा पानी पीते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स is more outside the cell as compared to inside the cell, hence the cell will swell। सेल क्या कर देगा, स्वेल कर देगा। तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसा कुछ, वन, पहले बिगर सारे ड्रॉ कर लें, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। हम्म पानी,
बन गया सारों में पानी। इतना सा सेल बनाओ, इतना ही रह जाएगा, क्योंकि अंदर मान लो ये मेरा बाहर क्या है, सारा पानी पड़ा है और मैं सेल हूं। अगर मेरे को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो मैं कैसे बिहेव करूंगा? मेरे अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पूरी है एज कंपेयर टू आउटसाइड द सेल, तो इसलिए ना मेरे अंदर पानी जाएगा ना मेरे अंदर से बाहर पानी आएगा। इसका मतलब मैं कौन से सॉल्यूशन में हूँ? आइसोटोनिक में। अब हाइपरटोनिक में क्या दिया है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मोर इनसाइड, कि बाहर पानी है, कि बाहर पानी है, अंदर पानी भी है। अंदर कंसंट्रेशन क्या है पानी की? बहुत ज्यादा। मेरे अंदर पानी कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा। तो मेरे अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा अभी कि डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉरी द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अंदर मेरे कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा हाई, और बाहर क्या है? कम। तो मेरे अंदर से बाहर पानी मूव करेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? धीरे 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 श्रिंक। तो एक सेल हमने ड्रॉ किया, हायर कंसंट्रेशन मीन इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है। बेचारा क्या हो गया? क्या था और क्या हो गया? सारा पानी बाहर निकल गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो सारा पानी पड़ा, मेरे अंदर क्या है? कंसंट्रेशन बहुत कम है। कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम है। बाहर कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। मैंने कहा भाई आगे डिफ्यूजन कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा अंदर कम। मैं क्या हो गया? स्वेलअप कर गया। इसका मतलब इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले मैं ऐसा, फिर मैं ऐसा। आ गया समझ? कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है डिफिकल्ट। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। चलो कर दो रेज, 1 2 3। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक, सेल वॉल। सेल की बाहरी दीवार। सेल की बाहरी दीवार, भारी नहीं, बाहरी। बाहरी का मतलब क्या हुआ? बाहर वाली दीवार। बहुत बढ़िया यार, सेल वॉल का टॉपिक अच्छा है वैसे। सबसे पहले मैं बता दूं, सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट किस में होगी? ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहेगी। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अब। सेल वॉल इज एन आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव। सेल वॉल is outer rigid protective and transparent layer, transparent extra layer present in the cell। तो अगर मैं प्लांट सेल को ड्रॉ करूं तो आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि बाहर ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके प्लांट सेल के ही प्रेजेंट होगी, जिसका नाम क्या हुआ? सेल वॉल, जो कि आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर वाली मेम्ब्रेन, प्लस रिजिड, बहुत ज्यादा टाइट, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करती है। अब देखो आप तो घर में रह रहे हो, एक कमरे में हो, बेड पे हो, कंबल में, मीन्स आपको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है कि तुम्हें तूफान, आंधी, धूप, सर्दी, ठंड जो भी है, किससे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तुम्हारे पास थिंग्स हैं अवेलेबल। बट प्लांट्स क्या है? बाहर रहते हैं, तो इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि बच्चा तेरे को मैं एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करूंगा जिससे तू प्रोटेक्शन कर सकता है अपनी। तो वो कौन सी लेयर प्रोवाइड की? सेल वॉल प्रोवाइड की इनको, ठीक है? सेल वॉल प्रोवाइड की इनको।
तो ये बनती किससे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, 5 7 10 12 स्टार लगा के लिख लो। बनती किससे है? एनी गेसेस? बनती किससे है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, याद रखना इसको। अच्छा, अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो अब थोड़ी सी और बनानी पड़ेगी। मीन्स मैं चाहता था इसमें एक और सेल ऑर्गेनली कंप्लीट हो जाए, न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस हो नहीं पाएगा। न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनलीज के लिए फिर हमें 2 वीडियोस और बनानी पड़ेंगी, बट हम कोशिश करेंगे अपनी पूरी। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल। रिजिडिटी का मतलब तो सबको पता होगा, मजबूती। नंबर 2, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पता ही है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल वॉल अंदर की मेम्ब्रेन को तो ऑब्वियस ही बात है प्रोटेक्ट करेगी। आगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप लिखो, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, अगर ये ना होता तो शेप ना मिलती सेल को। ठीक है, हो गया। ये 3 फंक्शन आएंगे प्लांट सेल के। और एक जरूरी सूचना, अटेंशन स्टूडेंट्स, एक आपके पास टर्म आएगी प्लाज्मोलाइसिस। कौन सी टर्म आएगी? प्लाज्मोलाइसिस। उसकी डेफिनेशन लिखनी जरूरी है, तो इसको जल्दी जल्दी लिखो ताकि हम इसको इरेज कर सकें। 1 2 3। कौन सी डेफिनेशन थी? प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब जहां भी लाइसिस आता है इसका मतलब ब्रेक डाउन। बायो में कहीं भी लाइसिस आएगा इसका मतलब क्या होगा? ब्रेक डाउन। और प्लाज्मो का मतलब क्या हुआ? अंदर का साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। जैसे जैसे हम सेल के अंदर जाएंगे, सबसे बाहर क्या थी? प्लांट सेल की बात करें, सबसे बाहर थी सेल वॉल, उसके अंदर क्या आई? सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या आया? अंदर का सारा डंगा। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या है? द श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट इन द श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट, वो वर्ड नहीं मेरे को याद आ रहा। द श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट इन, उसको कहते थे कि उसकी देख रेख में, ऐसा कुछ था उसका। इंग्लिश इंग्लिश मीनिंग था। तो उसको एक सेकंड रुको, मैं देख के कहता हूँ। इन्फ्लुएंस, द श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट
in the influence of श्रिंक हो रहा है, कौन सा सॉल्यूशन आएगा? हाइपरटोनिक। इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहेंगे उसको? प्लाज्मोलाइसिस। इसकी डेफिनेशन अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। ओके, डेफिनेशन अच्छे से याद होएगी तो नंबर भी आ जाएंगे। हाँ जी, तो अब करते हैं अच्छा सा प्यारा सा और टॉपिक करते हैं कि कि ब्रेन ऑफ द सेल, कि कि ब्रेन ऑफ द सेल। रैप नहीं बना रहा मैं कोई। न्यूक्लियस। एक सेकंड रुको, मैं इसमें इंक डाल लूँ, इतने में आप अपने नोट्स थोड़े देख लो, रिवीजन कर लो नोट्स की। 147 रूल तो आपको याद होगा। 147 रूल ना भूलना प्लीज बच्चों, तो मेरे शॉर्ट्स देख लेना जरूर 147 रूल की। खुल जा प्रभु। क्या बात है, प्यास बुझ गई इसकी भी। अब पानी पी लो। न्यूक्लियस। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर डायग्राम। पहले डायग्राम बना लेते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का डायग्राम बनाओगे कुछ ऐसा सा। क्या बात है, मार्कर। पानी पी के एनर्जी जरूर आ जाती है इसको भी। ये ढंग से राउंड नहीं बना, बन नहीं पाया। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियस। लेबलिंग कर देते हैं। ओके, ये होगी लेबलिंग। चार ही पार्ट है सिर्फ इसके। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग, जो कि सब कुछ सेल के बारे में कंट्रोल करेगा। कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, कौन क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, क्यों बनाएगा, कैसे बनाएगा, हर चीज कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। तो शुरू करते हैं। द dense round round and the main functional, नीचे लिखता हूँ फंक्शनल, मेन functional part of cell is known as nucleus.
सबसे मेन जो कि फंक्शनल पार्ट है सेल का वो क्या है? न्यूक्लियस है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। और क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ये आपको थोड़ी देर के बाद पता लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो इसके फंक्शन लिखते हैं न्यूक्लियस के। It controls all the metabolic activities of cell. It helps in making, क्या बनाता है? मेकिंग राइबोसोम। थोड़ी देर के बाद पता लग जाएगा राइबोसोम भी क्या होता है। थर्ड, इट कंटेन्स हेरिडिटी information and pass genes from one generation to another। आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर क्यों दिखते हो? वन जनरेशन टू अनदर। आप अपने पेरेंट्स को सिमिलर क्यों दिखते हो? क्योंकि उनसे जो दोनों के न्यूक्लियस आए हैं, उन दोनों के, एक का स्पर्म एक का ओवम, के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके अंदर भी आ गई। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है न्यूक्लियस भी आपकी बॉडी में, आपके सेल में। इसका डायग्राम अच्छे से कर लेना, है तो इजी सा। और न्यूक्लियस फोर्थ फंक्शन भी करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट कंट्रोल्स द सेल डिवीजन, कि सेल को कब डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये कौन संभालता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस संभाल लेगा। करो इसको नोट जल्दी, बस 5 मिनट का और टॉपिक रह गया। ये हमने सारे पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके समझना है, ठीक है? 1 2 3। पहला पार्ट हम समझेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। It is the outermost covering of nucleus। पता ही लग रहा है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? न्यूक्लियस की। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। और अगला, इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। यही से ही होती है एंट्री। और फोर्थ पॉइंट, अच्छा ये देखो, ये मैंने बनाया सेल और इसके बीच में न्यूक्लियस, तो ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? इसमें एक और पार्ट रह गया, सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म।
तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बाहर के कंटेंट को अंदर के कंटेंट से अलग कर रहा है। मेम्ब्रेन आ गई, एक दीवार आ गई। इट separates cytoplasm from न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को अलग करने वाली मेम्ब्रेन कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये 4 पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 ओके डन। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब तो पता होगा आपको कि किसी सब्सटेंस को सिलेक्ट करके एंट्री देना या किसी सब्सटेंस को सिलेक्ट करके एग्जिट देना, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियर पोर्स के बारे में। इट अलाउज एंट्री और एग्जिट ऑफ न्यूक्लियर कंटेंट। बस पोर्स का तो क्या ही काम है? पोर्स छोटे छोटे होल्स, अंदर ये होल से बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा, तो ऐसे करके ये एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल होती है। अगला बढ़ते हैं, न्यूक्लियोलस। इट इज राउंड, dense एंड राउंड है, डेंस है और जेली लाइक substance present inside the न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। नंबर 2 पॉइंट, इट कंट्रोल्स द इट सॉरी इट मेक्स द राइबोसोम so it is known as factory of ribosome। ओके, फंक्शन इतना था न्यूक्लियोलस का। लास्ट फंक्शन आएगा किसका? जल्दी जल्दी नोट करो। 1 2 3। क्रोमेटिन मटेरियल। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इट कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म याद रखनी है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म याद रखनी है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन from one generation to another
एक और चीज़, अच्छा ये प्रेज़ेंट होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, तो इसका सबसे पहले ये लिखना है, सबसे पहला ही पॉइंट लिखना था जो थोड़ा-सा रह गया, जो कि था द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर present in the nucleus is known as chromatin material. Next function, it contains chromosomes. ये इतना सा हमारा छोटा सा टॉपिक बना न्यूक्लियस का। जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। 1 2 3। सो वी आर एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आज की वीडियो आपकी रहेगी सिर्फ न्यूक्लियस तक। तो आज हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और न्यूक्लियस और सेल वॉल पढ़ा हमने इस वीडियो में। आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, 147 रूल का पालन करना है। फर्स्ट डे के बाद, फोर्थ डे के बाद, सेवंथ डे रिवीजन करनी है, तो आपको हर चीज़ पक्की हो जाएगी और आप कंपटीशन में उतर सकते हो किसी से भी। आपके क्लासमेट्स हैं, उससे से ही कंपटीशन बनता है और कंपटीशन कैन मेक यू सक्सीड। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो मोर इंटरेस्टिंग। आप सबका ही थैंक यू, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू अ लॉट लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।